हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक अकाउंट के सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। आज हम लोग सेट 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको वीडियो पॉज करना है, उसका आंसर मन में सोच के मन में ही बोलना है, ठीक है। फिर देखना है आपको आपका सही हुआ या नहीं, और मैं लास्ट में आंसर बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे डेली। हर चैप्टर का हम लोग करते हैं। आज अकाउंट का है। इसके बाद हम लोग अकाउंट के हर चैप्टर का अलग से एमसीक्यू करेंगे। उसका भी हम जल्दी वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। पहले इसका सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर क्या बनाता है? अलाभकारी संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो बोलिए। ऑप्शन ए आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी निर्माण खाता यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ऑप्शन सी लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन डी व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग ऑल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी अलाभकारी संगठन आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ हॉनोरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड ऑन। अब हॉनोरेरियम का जो पेमेंट करते हैं उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं? ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आयगत व्यय। ऑप्शन सी नगद व्यय यानी कैश एक्सपेंसेस। या ऑप्शन डी उधार व्यय। तो वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर मन में सोचिए। एकदम सही, इसका आंसर है ऑप्शन बी आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक सचिव को मानदेय का भुगतान हम लोग आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में जो लिखा रहता है, मेन क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जो लिखा रहता है पेमेंट ऑफ हॉनोरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हानि यानी लॉस। ऑप्शन बी प्रॉफिट यानी लाभ। ऑप्शन सी डेफिसिट यानी कमी। या ऑप्शन डी सरप्लस यानी अधिक है। तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर है सी डेफिसिट। मान लीजिए आपके पास 4 रुपया आपका इनकम है और 6 रुपया आपका खर्चा हो गया, तो 2 रुपया का तो कमी आया ना आपके पास, उसी को हम लोग कहते हैं कमी, डेफिसिट, ठीक है। जब खर्चा इनकम से ज्यादा हो जाए तो डेफिसिट, और जब इनकम खर्चा से ज्यादा हो जाए तो उसे सरप्लस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सोर्स ऑफ इनकम यानी लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था की आय का साधन है। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको इनकम कहां से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए सदस्यों से प्राप्त चंदा, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर। ऑप्शन बी दान डोनेशन, ठीक है। ऑप्शन सी प्रवेश शुल्क यानी एंट्रांस फी। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। एकदम सही, इसका आंसर है ऑप्शन डी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर। सदस्यों के से प्राप्त चंदा से भी आता है, डोनेशन से भी आता है, इंट्रांस से भी आता है, इन सभी से आता है, इसलिए इसका ऑप्शन है डी। अब देखिए क्वेश्चन 5, एक क्लब द्वारा घास के विक्रय से प्रति राशि को माना जाना चाहिए, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय ए क्लब शुड बी ट्रीटेड। एक क्लब जो एनपीओ है, मतलब लाभ न कमाने वाली संस्था, वो अगर घास बेचता है उसको अगर पैसा मिला तो इसको हम क्या मानेंगे? ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। ऑप्शन बी आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑप्शन सी एसेट। या ऑप्शन डी उपार्जित लाभ यानी अर्न प्रॉफिट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर है आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चालू खाता है मतलब करेंट अकाउंट क्या है? ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन बी वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। ऑप्शन सी नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। एकदम सही, आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया, ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, त्याग अनुपात है यानी सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला मन में सोचिए और इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन बी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑप्शन सी पुराना अनुपात माइनस प्राप्ति अनुपात यानी ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम लोग पार्टनरशिप के चैप्टर में बहुत बार ऐसा किए हैं। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। आप देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो मतलब साझेदार के बीच में जो समझौता होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, दोनों तरीके से हो सकता है। ओरल करेगा तो रिटन नहीं करेगा, रिटन करेगा तो ओरल नहीं करेगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। इसलिए ओरल और रिटन यानी मौखिक या लिखित किसी भी तरह से हो सकता है। क्वेश्चन 9, दायित्व में कमी है यानी डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज इज। अब देखिए आपके ऊपर कर्जा था, लाइबिलिटी था, वो कम हो गया, आपके लिए क्या खुशी के बाद या दुखी के बाद, बताइए क्या होगा। तो आपके लिए है खुशी का बात, यानी आपका बताइए। ऑप्शन ए लाभ यानी प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बी हानि यानी लॉस, या ऑप्शन सी प्राप्ति यानी गेन, या एक्सपेंसेस ऑप्शन डी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर होगा गेन, प्राप्ति। अगर आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है, आपका दायित्व कम हो रहा है, तो ये आपके लिए गेन है, प्राप्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की स्थिति में ख्याति के रकम को पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाता है। मतलब इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। देखिए अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो ख्याति का रकम होता है वो किसके अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बताइए किसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन ए सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर, ऑप्शन बी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार यानी रिटायरिंग पार्टनर, ऑप्शन सी शेष साझेदार यानी रिमेनिंग पार्टनर, या ऑप्शन डी मृतक साझेदार यानी डिक्रीज पार्टनर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर है रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर करेगा उसी को तो देंगे, जो है उसको क्यों देंगे, उसको तो है ही, जो जा रहा है उसको ना देंगे, जाने वाले को देंगे। ठीक है, एकदम सही, इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी रिटायरिंग पार्टनर यानी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अ ब और स यानी ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। नए साझेदार डी को नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश कराता है। ठीक है, तो ए बी सी पार्टनर है फर्म में, डी को नया पार्टनर के रूप में फर्म में लाता है। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए पुरानी फर्म का विघटन, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। ऑप्शन बी पुरानी फर्म तथा साझेदारी का विघटन होगा यानी ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व। ऑप्शन सी पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर है पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगा यानी ओल्ड पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। साझेदारी फर्म के विघटन पर साझेदारी के पूंजी खाता बंद किए जाते हैं। मतलब ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। ऑप्शन ए वसूली खाता के माध्यम से यानी थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी आहरण खाते के माध्यम से यानी थ्रू ड्रॉइंग अकाउंट, ऑप्शन सी बैंक खाते के माध्यम से यानी थ्रू बैंक अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर है बैंक खाते के माध्यम से, थ्रू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। संपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति राशि से सर्वप्रथम किसका भुगतान होगा। मतलब एसेट को बेच करके सबसे पहले लायबिलिटी यानी दायित्व का भुगतान किसका करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पेड फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट। ऑप्शन ए व्यापारिक दायित्व यानी ट्रेड लायबिलिटी, ऑप्शन बी कैपिटल यानी पूंजी, ऑप्शन सी साझेदार का ऋण यानी पार्टनर्स लोन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही, इसका आंसर है व्यापारिक दायित्व। सबसे पहले अगर एसेट बेचा जाता है तो सबसे पहले व्यापारिक यानी ट्रेड लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा तब देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14,
वसूली खाते के लाभ या हानि का बंटवारा साझेदारों के माध्यम होता है, या प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर। बताइए, ऑप्शन ए लाभ विभाजन अनुपात में यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन बी पूंजी अनुपात में यानी कैपिटल रेशियो, ऑप्शन सी बराबर इक्वली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर है लाभ विभाजन अनुपात में यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। इसमें बोलता है विविध लेनदार 10,000 रुपए के थे, ठीक है, इन्हें 10% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। बताइए क्या किया जाएगा? सन्डी क्रेडिटर थे जिनका अमाउंट था 10,000, उनको 10,000 हमको देना था, ठीक है, लेकिन उनको जो हम पैसा लेकिन उसको उनको जब हम पैसा दिए तो 10% का हमें छूट मिला। तो बताइए इसको हम कहाँ डेबिट करें? ठीक है, बताइए कितना से डेबिट करें रियलाइजेशन अकाउंट में? तो हम लोग जानते हैं जब एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटी घटता है उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो बताइए इसको कहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे और कितना से? 10,000 का था, 10,000 का 10% कितना होता है? 10,000 का 10% निकाल लीजिए, 10,000 का 10%, ठीक है, 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया, 1,000 रुपया यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। फॉर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, मतलब फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इट, क्या है? फॉर्म के लिए ये क्या है? ऑप्शन ए व्यय यानी एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी आय यानी इनकम, ऑप्शन सी हानि यानी लॉस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही, फॉर्म के लिए इनकम है। फॉर्म पार्टनर को ड्राइंग करने देता है, मतलब आप पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से कुछ ले सकते हैं लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देगा तो फॉर्म के लिए ये हो जाएगा इनकम यानी आय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। किसी साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। ऑप्शन ए पूंजी अनुपात यानी कैपिटल रेशियो, ऑप्शन बी समान अनुपात यानी इक्वल रेशियो, ऑप्शन सी इनमें से किसी अनुपात में यानी एनी ऑफ देयर टू, मतलब इन दोनों में से किसी में, ऑप्शन ए या बी में से किसी में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी साझेदारी समझौता नहीं रहता है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट जो भी होता है, प्रॉफिट या लॉस, इसको इक्वल बांटते हैं पार्टनर के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। फर्म के विघटन के समय साझेदारी पूंजी खाते को क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है, मतलब पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्व ऑफ अ फर्म इज मेड टू। बताइए कैसे? ऑप्शन ए साझेदार को यानी पार्टनर को, ऑप्शन बी फर्म को यानी फर्म को, ठीक है, ऑप्शन सी पत्नी को यानी वाइफ को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर है ऑप्शन ए साझेदारों को यानी पार्टनर को। क्वेश्चन नंबर 19, अंश का आवंटन खाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर अकाउंट इज। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका क्या आंसर क्या होगा? एकदम सही इसका आंसर है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 20, यदि रुपया 10 वाला समता अंश रुपया 12 पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। बताइए इंग्लिश में बोले तो इफ इक्विटी ऑफ शेयर 10 इच इशूड एट Rs12 इच इट इज कॉल्ड। अगर 10 रुपया का शेयर 12 रुपया पर हम लोग इशू करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही साधारण आंसर है, सम मूल्य पर निर्गमन मतलब इशूड एट पार, अधिमूल्य पर निर्गमन यानी इशूड एट प्रीमियम, कटौती पर निर्गमन यानी इशूड एट डिस्काउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी लग रहा है अधिमूल्य पर, मतलब था 10 का उससे ज्यादा पर कर दिया यानी अधिमूल्य यानी इशूड एट प्रीमियम, इसलिए इसका आंसर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी, ऑप्शन बी
अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल, या ऑप्शन सी अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज कैपिटल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही, इसका आंसर होगा सी ऑथोराइज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 22, लाभांश सामान्यतः डैश पर दिया जाता है। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड जो हम लोग लाभांश पे जो सामान्यतः पे करते हैं वो किस पे पे करते हैं? ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी यानी अथोराइज कैपिटल, ऑप्शन बी मांगी गई पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन सी निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल, ऑप्शन डी प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही, इसका आंसर है इशूड कैपिटल। जितना हम लोग इशू करेंगे उतना ही पे न बांटेंगे, इसलिए ऑप्शन सी 22 का आंसर होगा। ठीक है, यदि विक्रेताओं को 1,20,000 की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में 1,00,000 के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाए तो शेष 2020 जमा किए जाएंगे। बताइए, अगर इफ वेंडर आर इशूड फुल्ली पेड अप शेयर 1,10,000 इन द कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,20,000, द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। आप किसी से आपका कंपनी है, आप किसी से 1,20,000 का संपत्ति खरीदे जिसमें आप 1,00,000 शेयर दिए, तो बाकी का 20,000 क्रेडिट किसमें करेंगे आप? बाकी का 20,000 तो फायदा है, लेकिन कहाँ क्रेडिट करेंगे? बताइए, ख्याति खाता यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लाभ हानि खाता प्रॉफिट या लॉस अकाउंट, या ऑप्शन सी पूंजी संचयन खाता यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ख्याति खाता गुडविल अकाउंट जो था, ये यहाँ पे कैपिटल रिजर्व जो गलत है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं गुडविल होगा। ठीक है, हिंदी के नाम से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही, इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि खाते में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि 10 वाला अंश जिसका ₹8 आयाचित है और 6 प्रदत्त है जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाना चाहिए। मतलब से अगर इट अ शेयर ऑफ ₹10 on which 8 has been called up and 6 paid is forfeited, the share capital account should be debited with। 10 रुपया का शेयर था, 8 रुपया में हम 8 रुपया मांगे और 6 रुपया पेड किया तो फॉरफिट कर लिए, तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वह किससे डेबिट करेंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही, इसका आंसर है 8 रुपया। जितना था उतना ही से। ठीक है, जितना कॉल्ड अप करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट उतना ही से हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। मीन शेयर आर फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑप्शन ए अंशों के अंकित मूल्य से नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ऑप्शन बी अंशों के बाजार मूल्य से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ऑप्शन सी अंशों के याचित मूल्य से यानी कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, या ऑप्शन डी अंशों के प्रदत्त मूल्य से यानी पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर। बताइए 25 का आंसर क्या होगा? एकदम सही, इसका आंसर होगा सी अंशों के याचित मूल्य से यानी कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। 26, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। मतलब फॉरफिटर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ऑप्शन ए पेड अप कैपिटल, ऑप्शन बी अथोराइज कैपिटल, ऑप्शन सी फिक्स एसेट, या ऑप्शन डी पेड अप शेयर कैपिटल। 26 का आंसर दीजिए, एकदम सही 26 का आंसर है ए पेड अप कैपिटल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अंश हरण खातों के चिट्ठी में दिखाया जाता है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शन ए चालू दायित्व के साथ विथ करेंट लायबिलिटी, ऑप्शन बी गैर चालू दायित्व के साथ विथ नॉन करेंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी सामान्य संचय के साथ विथ जनरल रिजर्व, या ऑप्शन डी चुकता पूंजी के साथ विथ पेड अप कैपिटल। बताइए 27 का आंसर क्या होगा? एकदम सही, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28, ऋण पत्र का प्रतिफल है कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर पे हम लोग क्या देते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। डिवेंचर पे हम लोग प्रॉफिट, ऋण पत्र का प्रतिफल है। डिवेंचर इशू करते हैं किस लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, उस पर पेड करते हैं डिविडेंड यानी लाभांश। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। ऋण पत्र से जो मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहा जाता है, मतलब कहते हैं उसे डिवेंचर विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड। जिसे सिर्फ डिलीवरी करके ही ट्रांसफर कर देते उसे कैसा डिवेंचर कहते हैं? ऑप्शन ए रजिस्टर्ड डिवेंचर, ऑप्शन बी फर्स्ट डिवेंचर, ऑप्शन सी बियरर डिवेंचर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी वाहक ऋण पत्र यानी बियरर डिवेंचर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठी के ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी डिवेंचर आर शोन अंडर द हेड। ऑप्शन ए असुरक्षित ऋण अनसिक्योर्ड लोन, ऑप्शन बी दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन, ऑप्शन सी चालू दायित्व करंट लायबिलिटी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन। क्वेश्चन नंबर 31, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। ऑप्शन ए लाभों से, ऑप्शन बी पूंजी से, ऑप्शन सी प्रावधान यानी प्रोविजन से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सभी से यानी उपरोक्त सभी से, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 32, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाता यानी कैपिटल, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल, ऑप्शन डी वंचित खाता यानी सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 33, खुले बाजार के क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह है, मतलब इफ द डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दे आर, तो वो क्या कहलाएंगे? अगर इमीडिएटली जल्द ही उसको कैंसिल नहीं किया गया तो क्या कहेंगे? चालू संपत्ति यानी करंट एसेट, ऑप्शन बी चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी, या ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट निवेश, या ऑप्शन डी पूंजी कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, ऋण पत्रों के शोधन के लिए स्रोत है यानी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आर। ऑप्शन ए लाभों में से संशोधन रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बी पूंजी में से शोधन यानी रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी नए अंश यानी ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्ति राशि या द प्रोसेस फ्रॉम द फ्रेश इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। द टर्म करेंट एसेट डज नॉट डोंट इंक्लूड, ऑप्शन ए रहतिया यानी स्टॉक, ऑप्शन बी देनदार यानी डेटर, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है कार। करेंट एसेट वो होता है जो साल भर के अंदर मेरे कैश में कन्वर्ट हो जाते यानी रोकड़ में उसको बदल लिया जाता है, लेकिन कार को साल भर के अंदर नहीं बदल सकते इसलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कंपनी के स्थिति विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के तहत तैयार किया जाते हैं? अंडर विच सेक्शन Under which section of the Company Act 2013 the financial statement of a company is prepared? मतलब कंपनी एक्ट 2013 के किस सेक्शन के हिसाब से हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 209, ऑप्शन डी 212। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही, इसका आंसर होगा 129, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, समान आकार विवरण में आय विवरण के किस मद की प्रतिशत में गणना की जाती है? मतलब इन कॉमन साइज स्टेटमेंट विच आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड इज परसेंटेज? ऑप्शन ए कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ, ऑप्शन सी विक्रय यानी सेल, या ऑप्शन डी शुद्ध आय यानी नेट इनकम। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 38, वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण सामान्यतः प्रयुक्त है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर तुलनात्मक विवरण यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन बी सामान्य आकार विवरण यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट, ऑप्शन सी अकाउंटिंग रेशियो यानी लेखांकन अनुपात, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एकदम सही, आंसर डी होगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर पद्धति
मतलब हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्ट ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर पद्धति यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन सी दोनों यानी बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है सॉफ्टवेयर पद्धति यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। एक्सेल वर्कबुक संग्रहण है यानी एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन ए वर्कबुक यानी चार्ट, ऑप्शन बी वर्कबुक यानी वर्कबुक, ऑप्शन सी वर्कशीट यानी वर्कशीट। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो बताइए 40 का आंसर क्या होगा? सी एकदम सही, वर्कशीट यानी ऑप्शन सी 40 का आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल सेट हम लोग 4 करेंगे। इसके आगे धीरे धीरे हम लोग सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही पूरा सेट कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है एमसीक्यू हम लोग का 60 मार्क्स का आने वाला है, यानी एमसीक्यू का प्रैक्टिस है। अगर तगड़ा कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस ज्यादा करवा रहा हूँ। आप लोग भी इसका बार बार रिवीजन करते रहिए मेरे बुक से, सॉरी मेरे वीडियो लेक्चर से देख के सकते हैं। बार बार आपको कोई दिक्कत होता है तो हम मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके, या टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स सेंड करता रहता हूं, तो वहां पे भी ज्वाइन हो जाइए, और नोट्स जो भी है उसका आराम से आप लोग तैयारी किए। उससे कोई दिक्कत होता है तो हमें मैसेज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।